नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आगामी एग्जाम के लिए हम लगातार क्विज के वीडियोस आपको दे रहे हैं। अगर आप क्विज के ग्रुप से लाइव जुड़ना चाहते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन अपने हाथ से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक नहीं बल्कि कुछ नंबर दे रखे हैं जिसपे कि आपको संपर्क करना होगा। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। तो आज का जो सवाल जवाब है उसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जनगणना से पूछा गया है और हमारा जो सेंसस है पुराना वाला अभी वही चल रहा है, तो उससे संबंधित प्रश्न आने की संभावनाएं होती हैं। देखिए, 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से किस धर्म में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। ध्यान से देखिएगा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, ये कौन सा धर्म है? तो ये क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, इसमें जो आप विकल्प देख रहे हैं ना, बाकी विकल्पों को आप देखिए। इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख का नाम दिया है, तो हिंदुओं में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की तादाद ज़्यादा है धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए। वैसे तो अभी जो फैमिली हेल्थ सर्वे और तमाम जो सर्वेक्षण किए जा रहे हैं उसके आधार पे हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि महिलाओं की तादाद पूरे देश में बढ़ी है पुरुषों की तुलना में, लेकिन वो कुल लिंगानुपात की बात है। यहाँ पर धर्म के आधार पर लिंगानुपात की बात हो रही है, तो इसमें से हो जाएगा क्रिश्चियन। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका ए वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से बताइएगा कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 4 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। अब यहाँ पर जो राज्यों के नाम दिए हैं उनको ध्यान से देखेगा और उस लिस्ट में जो नहीं आता है वो आपको चुनना है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और सिक्किम का नाम दिया है। अब इसमें आप देखकर बताइए, शहरी आबादी की बात हो रही है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें सिक्किम, वैसे भी ये पहचानना आसान था। सिक्किम जो है वो ऐसा इसमें राज्य नहीं है जहाँ की शहरी आबादी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। जनगणना 2011 के हिसाब से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात, और ये सेंसस जो 2011 वाला है उसी को आधार बना के देखना है। तो हरियाणा है कि यूपी है कि सिक्किम है कि केरला है? तो केरला जो है वो न्यूनतम लिंगानुपात वाला तो होने से रहा। बाकी जो विकल्प है उनको आप देखिए। यहाँ अगर आप थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाएं तो बहुत सारे विकल्प जो है वो वैसे भी एलिमिनेट हो सकते हैं। और इसमें से कौन सा राज्य होगा? हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा की स्थिति इस मामले में काफ़ी खराब थी पिछले सेंसस में। अब इस बार देखने का विषय होगा कि क्या सुधार हुआ है। सुधार तो हुआ है, लेकिन कितना हुआ है? अब चौथे नंबर के क्वेश्चन को आप देखें। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? लिटरेसी की बात की जा रही है, साक्षरता ओवरऑल बताइएगा। तो गौतम बुद्ध नगर है कि कानपुर का जो अर्बन पोर्शन है, मतलब कानपुर नगर, उसकी बात हो रही है, या फिर औरैया है कि इटावा है? यहाँ जो 4 जगह हैं उनको देखिए और बताइए। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं चौथे क्वेश्चन को, और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। इसका ए वाला ऑप्शन जो है उसको चुनते हैं। इसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। भाई, सेंसस जो है वो बहुत पुराना हो चुका है, मतलब आए इसको जमाना गुजर चुका है और अब तक नया वाला आ गया होता, लेकिन कोरोना की कृपा से अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में अगर आप इससे संबंधित प्रश्नों को गलत करते हैं तो ये क्षम्य नहीं होगा। अब इसके बाद 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बताइएगा कि देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला, यहाँ पे प्रतिशत में ध्यान दीजिएगा, आंकड़ा नहीं, प्रतिशत। तो प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब इसमें आप देखें, पंजाब दिया है, केरल दे रखा है और यूपी भी है, साथ में बिहार है। देखकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5th, करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब हो जाएगा। तो इसमें ए वाले को चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की जो उर्दू एकेडमी है इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? डेट आपको बतानी है, मतलब सन बताना है। तो 1916 में स्थापित की गई थी कि 1950 में? इसमें तारीखें दी हैं, आप देखें। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1972 हो जाएगा, 1972। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? यहाँ 4 व्यक्तियों के नाम है। शिव प्रसाद गुप्त जी का नाम है, मदन मोहन मालवीय जी का नाम है, बाकी नरेंद्र देव हैं और महात्मा गांधी हैं। तो नाम तो है भाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हो सकता है गांधी जी ने ही इस्टेब्लिश किया हो, आप ऐसा गेस कर सकते हैं, लेकिन असल में इसके संस्थापक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त।
ठीक है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी ओपन करेंगे तो उसमें इनका फोटो दिखाई देता है, तो उससे भी आप गेस कर सकते हैं। फिलहाल इसका सही आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये लंबा सा नाम, तो ये है कहाँ पे, आप बताइए जगह का नाम। यहाँ कुछ जगह दी है, जैसे आगरा है, मेरठ है, फैजाबाद है, बरेली है। आप इन जगहों पे घूमे हैं कि नहीं? अच्छा, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें आगरा हो जाएगा। ठीक है, आगरा वाले को चुन लीजिए और आगे चलिए। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, अमीर खुसरो कहाँ पे पैदा हुए थे? बताइए, इनका जन्म स्थान यूपी में ही है, लेकिन कहाँ पे है? तो यहाँ कासगंज दिया है, इटावा दिया है, बाराबंकी है और आगरा है। क्वेश्चन नंबर 10 कासगंज हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसे हमने चुना। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11वें प्रश्न में पूछा गया है कि जो जीएसटी आजकल हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो ये लागू कब हुआ था, मतलब वस्तु और सेवा कर अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यहाँ तारीख दी हुई है 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई तो हमें याद रहता है, तो इसमें 15 अगस्त वाला होने से रहा। फिलहाल 1 जुलाई कौन सा सन होगा, 2017 होगा, 18 होगा कि 19 होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 को देखिए। अब यहाँ थोड़ा सा मोड चेंज हो गया है, बायो का क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थवर्म और एम्फीबियन जो होते हैं, मतलब केचुआ और उभयचर, जो कि दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, तो ये कौन से माध्यम से श्वसन करते हैं? उनके पास हमारी तरह से नाक नहीं होती है, तो वो सांस कैसे लेते हैं? तो बताइए, वो गलफड़े से श्वसन करते हैं, मतलब गिल्स से अपने सांस लेते हैं, जैसे मछलियाँ लेती हैं। जैसे हमारे अंदर, हम इंसानों के अंदर या जो धरती पर रहने वाले जीव हैं उनके अंदर फेफड़े होते हैं, वैसे ही जो पानी में डूब कर रहने वाले जीव होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके लिए उनके पास गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, तो उससे वो श्वसन करते हैं। या फिर उनके पास भी फेफड़े होते हैं, या फिर कोई वायु नली होती है जिससे कि वो सांस लेते हैं, या फिर चमड़ी से लेते हैं। अब इसमें आप बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 चमड़ी से लेते हैं। ठीक है, इस तरह के जो एम्फीबियन और केचुए होते हैं वो चमड़ी से श्वसन करते हैं। इसका जो स्किन वाला आंसर है वो परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? बताइए, सीधे सीधे इसमें दिया हुआ है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। 382 होगा, 352 होगा, 372 होगा कि 392 होगा? क्वेश्चन नंबर 13 और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 382। ठीक है, 382। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा है भाई, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से रन कर रही है, तो इसमें आपको ये जानकारियाँ होनी चाहिए। फाइल एक्सटेंशन, इसका उपयोग किस क्रम में किया जाता है, मतलब किसके क्रम में किया जाता है, कौन से क्रम में, कौन से सीक्वेंस में इसको किया जाता है? इसमें बताइए, फाइल को नाम देने के लिए किया जाता है, या सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम क्यों नहीं हो गया, मतलब इंश्योर द फाइल नेम इज़ नॉट लॉस्ट, इसके लिए किया जाता है, या फिर आइडेंटिफाई द फाइल, फाइल की पहचान करने के लिए किया जाता है, अथवा इसमें एक और विकल्प है कि फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए, कि किस टाइप की फाइल है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, आप देखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, फाइल कौन से टाइप की है इसको पहचानने के लिए किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 राज्यपाल के पास कौन सी पावर नहीं होती है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी होती है। तो इसमें आप देखें, एग्जीक्यूटिव की पावर नहीं होती, मतलब कार्यकारी विधायी शक्ति नहीं होती है लेजिस्लेटिव की, या फाइनेंशियल पावर नहीं होती है, या आपातकालीन इमरजेंसी की जो पावर है वो उसके पास नहीं होती है। राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है, आप देखकर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर इसमें आप वैसे भी पकड़ सकते हैं, राज्यपाल जो है वो कमोबेश एक प्रदेश में राष्ट्रपति की ही हैसियत का आदमी होता है, लेकिन राष्ट्रपति जितनी शक्तियां उसके पास नहीं होती हैं, क्योंकि वो मूल राष्ट्रपति नहीं है, वो राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसमें से डी वाला जो ऑप्शन है, इमरजेंसी वाला, उसको हम चुनेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से कौन सी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप बताइए। तो यहाँ यूनिक्स दिया है, लिनक्स दिया हुआ है, विंडो 95 है, या ऑल ऑफ एबव। तो मल्टीटास्किंग इसमें से कौन सा है, ये ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सभी जितने भी हैं सब मल्टीटास्किंग है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सिंगल टास्क करे, तो डी वाले को चुनते हैं, ऑल ऑफ एबव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 में फिर से कंप्यूटर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, अलग अलग काम के लिए उन्हें बनाया जाता है। तो बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा नहीं है, जो नहीं हो वो आपको चुनना है। ध्यान से देखिएगा, टैली नहीं है, या कोरल ड्रॉ नहीं है, या फिर बिजी जो है वो नहीं है, या सभी नहीं है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो 17 का बी हो जाएगा, ये जो कोरल ड्रॉ है ये असल में बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। पौधों में सल्फर की कमी सबसे पहले कहाँ प्रतीत होती है, मतलब कैसे पता चलता है कि सल्फर जो है मिट्टी में कम हो गया है?
पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो कि वो मिट्टी से खींचते हैं, बाकी फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन पकाते हैं। तो अगर सल्फर की कमी हो जाए तो क्या दिखाई देता है? पुरानी पत्तियों में हम इसकी पहचान कर सकते हैं, नई पत्तियों को देखकर, जो नई निकल रही पत्तियां हैं उसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, या पुरानी नई दोनों पे ये पहचान दिख जाती है। तो अब इसमें आप बताइए, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। नई पत्तियों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि पुरानी वाली जो है वो तो खुराक ले चुकी हैं, अब वो या तो पीली होकर गिरेंगी या फिर अपना स्वस्थ रूप में रहेंगी। लेकिन जो नई निकलने वाली पत्तियां हैं उसमें वो न्यूट्रिएंट की कमी जो है वो साफ साफ दिखाई देती है, तो नई पत्तियों में। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। क्रम पे मत जाइए, यहाँ आप सिर्फ प्रश्नों को देखिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव इन द कोर्ट? किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज़्यादा संख्या में दास हुआ करते थे? तो पहले के जो राजा महाराजा या सुल्तान और नवाब होते थे वो दासों के शौकीन होते थे, और दास इंसान ही होते थे लेकिन उनको खरीदा बेचा जाता था, वो वस्तु की तरह से व्यवहारित किए जाते थे। तो इसमें आप देखें, बलबन के दरबार में सबसे ज़्यादा दास थे, या अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे दास रखे थे, या तुगलक ने रखे थे, मतलब एमबीटी ने रखे थे, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने रखे थे। तुगलक डायनेस्टी के 2 शासकों का इसमें नाम दिया है, तो इसमें आप बताएं। और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 को देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक, इसके दरबार में सबसे ज़्यादा दास थे, और इसीलिए हम डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगले को देखिए। नरसिंघम कमेटी की जो रिपोर्ट है 1991 वाली, वो किससे संबंधित थी? कृषि सुधार से जुड़ी हुई थी, व्यापार सुधार से उसका संबंध था, या फिर टैक्स रिफॉर्म से जुड़ी हुई थी, या फिर फाइनेंशियल सेक्टर का जो रिफॉर्म होता है उससे उसका कनेक्शन था? इसमें आप देखें और बताएं। तो इसका डी हो जाएगा, वित्तीय क्षेत्र के सुधार से जुड़ी हुई थी, ठीक है। नरसिंघम कमेटी की जो रिपोर्ट है वो वित्तीय क्षेत्र के सुधार से जुड़ी थी। डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, यहाँ पहले से ही अटेम्प्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? मतलब राजकोषीय जो नीतियाँ बनती हैं सरकार के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती हैं, तो उसका यंत्र कौन सा नहीं है, उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आता है फिजिकल पॉलिसी में? तो क्रेडिट राशनिंग जो है, ये क्रेडिट राशनिंग जो है ये असल में काम नहीं आती है, बाकी कराधान यानी टैक्सेशन उसमें काम आता है, इस्तेमाल होता है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल होता है, मतलब उसे भी इसमें गिना जाता है, और पब्लिक डेब्ट का भी इस्तेमाल होता है। इसमें जो डी वाला ऑप्शन है उसे चुना। इसके बाद अगले को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी जो एपेक है उसका हेडक्वार्टर असल में कहाँ है? तो ये सिंगापुर में है, जापान में है, कि नॉर्वे में है, कि कतर में है? देशों के नाम दे रखे हैं, आप इसमें फटाफट बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिंगापुर में है, ठीक है, एपेक का। और इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में काजू एक ड्राई फ्रूट है, आप इसको चाव से खाते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो काजू का सबसे पहले परिचय किसने कराया था, किन लोगों ने कराया था? काजू नट की बात हो रही है। तो ये विदेशी तो थे, अब कौन से थे? बाहर से आने वाले यूरोपीय लोगों का नाम दिया है, जैसे डच हैं, ब्रिटिश हैं, फ्रांसीसी हैं और पुर्तगाली हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पुर्तगालियों के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को भारत में ले आया गया। हालांकि इनकी जो शासन व्यवस्था थी काफ़ी क्रूर थी, लेकिन बाहर से ये अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ों को ले आते हैं, और सबसे पहले आने वाले भी यही व्यक्ति थे। तो इसमें से डी वाला, पुर्तगालियों के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के कौन से शहर में है? यहाँ शहर का नाम दिया है, आप देखिए, देहरादून में है, हैदराबाद में है, शिमला में है, या फिर न्यू दिल्ली? इसमें जगह का नाम दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देहरादून हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। चूना पत्थर जो होता है इसका प्रमुख उपयोग किस उद्योग में होता है? कौन सी इंडस्ट्री में इसका प्रिंसिपल यूज़ हमें देखने के लिए मिलता है? तो सीमेंट बनाने में होता है, या कृषि कार्य में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वहाँ पे इसे यूज़ करके हम मशीनें बनाते हैं, इंजन बनाते हैं? बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो सीमेंट बनाने में चूना का इस्तेमाल होता है, ये आप भी जानते हैं। तो उपर्युक्त सभी इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम चूने का क्या करेंगे? मतलब सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं है, इनडायरेक्टली यूज़ हो सकता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? सीमेंट उद्योग होगा। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें तो आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें पूछा गया है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आप नाम देखें, सोहन सिंह भाकना, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। तो इसमें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पूछा गया है गदर पार्टी, तो बचता कौन है इसमें? सोहन सिंह भाकना, और इसीलिए हम इसके ए वाले विकल्प को चुनते हैं। हिंदी के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा अंबर का अनेकार्थी है? तो अंबर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जो दिया है उसी पर हमें विचार करना है। अंबर जो है एक ढकने वाले आवरण को भी कहा जाता है, वस्त्र के लिए भी अंबर शब्द इस्तेमाल होता है, तो ये बहुअर्थी शब्द है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें से कौन सा होगा, तो गगन हो जाएगा, ठीक है, गगन। और इसका जो सही विकल्प है वो ए वाला हो जाएगा।
इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में सम्मिलित नहीं है। द्विज शब्द का अगर आप अर्थ जानते हैं तो आप आराम से इसमें कर लेंगे। द्विज मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला, ऐसा प्राणी जिसका कि 2 बार जन्म हुआ हो। तो इसमें आप विकल्प देखिए, ब्राह्मण वर्ण के हिसाब से, दांत, विदेह और पक्षी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो ब्राह्मण है, कहा जाता है कि जब एक बार पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से उनका जन्म होता है तो उनका जन्म माना जाता है और दोबारा एक बार यज्ञोपवीत होता है। 12 वर्ष की अवस्था उसके लिए निर्धारित है उपनयन संस्कार के लिए। अब आजकल लोग तो विवाह के समय करवा लेते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो जो यज्ञोपवीत होता है वो एक बार दोबारा जन्म होता है, क्योंकि उस समय गुरु दीक्षा देता है, तो नई शिक्षा, नई विद्या प्राप्त होती है। लोग गुरुकुल में उस समय चले जाते थे। भगवान राम का जब यज्ञोपवीत हुआ था, और इस तरह से पहले के समय में क्षत्रियों और हर वर्णों में उपनयन संस्कार हुआ करते थे, तो उसके बाद गुरुकुल जाना होता था। वो एक नए जीवन की शुरुआत होती थी। तो 2 बार जन्म ब्राह्मण का भी होता है, और बाकी वर्णों में भी था, लेकिन ब्राह्मण के लिए यहाँ माना गया। और पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है और एक बार अंडे को फोड़कर चूजे के रूप में बाहर आता है, तो 2 बार वो भी पैदा होता है। इसमें से विदेह शब्द जो है वो द्विज के अनेकार्थी शब्दों में शामिल नहीं है। विदेह का मतलब कौन? विदेह वैसे राजा जनक को कहा जाता था, और विदेह मतलब जिसके पास देह ना हो, देह से रहित। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि अनेकार्थी शब्द है नाग। ठीक है, वैसे तो नाग हम लोग फिर नाग और नागिन ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिए हुए हैं तो आपको ये बताना है कि अनेकार्थी शब्द नाग है, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब इसमें से बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि इसके साथ समान अर्थ रखता है, मतलब इसकी अनेकार्थी वाली लिस्ट में शामिल है। तो नाग का मतलब एक तो सर्प होता है और दूसरा हाथी होता है, तो इसमें हाथी हो जाएगा। हाथी को भी नाग कहते हैं। और नग किसको कहते हैं? एक तो नगीना होता है जो कि जेमस्टोन आप अंगूठियों में जड़ते हैं, और दूसरा नग जो है वो पर्वत को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, हिंदी वाला, इसमें पूछा गया था कि अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आप देखें कि अब्ज का समानार्थी कौन है, मतलब अब्ज एक अनेकार्थी शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो अब्ज का मतलब शंख भी होता है, बजाने वाला जो शंख होता है। चंद्रमा को भी अब्ज कहा जाता है। इसके साथ साथ कपूर के लिए भी अब्ज शब्द का चयन किया जाता है, लेकिन बादल जो होते हैं, मेघ माने बादल, तो बादलों के लिए अब्ज शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये उस लिस्ट में नहीं आता है। और 5th क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ पतवार भी है। पतवार मतलब खेने वाला। तो अब बताइए, कान दिया है, कर्ण दिया है, श्रुति दिया है और श्रवणेंद्रिय दिया है। यहाँ सुनने वाली ही सारी चीज़ों का नाम दिया है। तो कान से आप सुनते हैं, कान का मतलब पतवार नहीं होता है, आप जानते हैं। श्रुति का मतलब होता है सुनना, और वेदों को भी श्रुति कहा गया क्योंकि वो सुनने और पढ़ने पर आधारित थे, मतलब गुरु सुनाता था, शिष्य उसको याद करते थे। श्रवणेंद्रिय का मतलब जिससे कि आप सुनते हैं, ऐसी इंद्री, यानी कान की बात हो रही है। तो इसमें जो कर्ण शब्द है वो बहुअर्थी है। कर्ण के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कर्ण एक तो आप जानते हैं कान को कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है समकोण त्रिभुज। आपने देखा है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक पढ़ाया जाता है पहले भुजाओं के नाम। तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है हाइपोटेनियस, उसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, समकोण के जस्ट सामने होती है, फ्रंट पे। और उसके साथ साथ कर्ण जो है ये कुंती के सबसे बड़े बेटे का भी नाम था, सूर्य के पुत्र थे, ज्येष्ठ कौनते। बाकी आप देख रहे हैं, यहाँ दिमाग की बत्ती जला लीजिए, इससे आपको समझ में आएगा। तो इतने सारे, और ये पतवार को भी कहा जाता है, जो नाव को खेने वाली पतवार होती है ना, उसको भी कर्ण कहते हैं। उसी कर्ण से बना हुआ है कर्णधार। कर्णधार कौन? नाविक, जो कि पतवार को खे रहा है और आपको पार लगाएगा। तो यहाँ तक हमने इस क्विज को पूरा किया है, और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।